नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 1 जून 2023। आज हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में निम्नलिखित कथन है, इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। यह एक ऑटो इम्यून रोग है। यह मुख्य रूप से हमारे शरीर की हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है। वर्तमान में इस रोग का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस 30 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम रही है वो रही है कनेक्शन। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो यहां पर एमएस कनेक्शन अभियान का आयोजन भी करा गया, इस वजह से यह रोग चर्चा में आ गया। अब थोड़ा सा इस रोग के बारे में बेसिक जान लेते हैं। देखिए, होता क्या है, जो हमारा मस्तिष्क होता है और जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, इसमें कुछ नर्व फाइबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हड्डी है तो यहां पर कुछ नर्व फाइबर होते हैं। तो ये फाइबर जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं, यानी कि इनका एक प्रोटेक्शन शीट होती है जिसको माइलिन कहते हैं। अगर इसी माइलिन शीट का ना डिस्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तब हमें जो रोग होता है उसको एमएस कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसका डिस्ट्रक्शन यानी कि क्षरण होता कैसे, तो इसके कोई ज्ञात कारण नहीं है। कुछ अनुमान ये लगाए जाते हैं कि जैसे विटामिन डी होता है या B12 होता है, इसकी कमी के कारण, या फिर जो व्यक्ति धूम्रपान बहुत अधिक करते हैं इसके कारण, तनाव लेने के कारण, उन कारण से ये माइलिन शीट का क्षरण होता है। अच्छा, इसके जो लक्षण होते हैं तो प्राथमिक स्तर पर इतना पता नहीं चल पाता, जैसे मांसपेशियों सुन्न पड़ जाना, ठीक है, जो पित्ताशय होता है हमारा उसकी समस्या होना, बार बार पेशाब लगना। बट व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता कि उसे एमएस रोग है। काफी वर्षों के बाद इस चीज का पता चलता है। जैसे लिखा हुआ है कि यह एक ऑटो इम्यून रोग है, तो यह एकदम सही स्टेटमेंट है। यह मुख्य रूप से हमारे शरीर की हृदय प्रणाली, यह गलत हो जाएगा, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, यह भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो यहां पर हमारे दो कथन सही हैं, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र और राज्य दोनों क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के लिए परिसीमन आयोगों की स्थापना कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग स्थापित करने की अनुमति देते हैं। कौन सा कथन सही है, इसका पता लगाना है। अब देखिए, यहां पर परिसीमन आयोग चर्चा में आया है कि यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका डीलिमिटेशन करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, तो इस वजह से डीलिमिटेशन कमीशन यहां पे चर्चा में आ जाता है। अब आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि जो हमारे देश है उसकी जो भी आबादी है ना, इसका प्रतिनिधित्व जो करते हैं, तो राज्यों की बात करें तो राज्यों में विधानसभाएं हैं, केंद्र के स्तर पे लोकसभाएं हैं। तो इसमें जो चुनाव होता है, चुनाव के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इनकी सीमाओं का निर्धारण करा जाता है। अब जो परिसीमन आयोग होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? इसकी नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उस संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इनसे मिलकर ये आयोग का निर्माण होता है। अब जैसे 82 आर्टिकल की बात करते हैं तो यहां पर प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और जब 170 आर्टिकल की बात करते हैं तो यहां पर राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड करने की बात करी गई है। वापस अपने प्रश्न पर लौटते हैं। देखिए, पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो केंद्र है वही परिसीमन आयोग का निर्माण करता है, यहां पर राज्य स्तर पर निर्माण नहीं होता। और दूसरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, तो यहां पर हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं। आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सर्कुलर इकोनॉमी का उदाहरण है। अब देखिए, यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा ना एक योजना लाई जा रही है जिसको साइटिस के नाम से जानते हैं, और इसमें बेसिकली फोकस करा जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी पे। आज के द हिंदू विश्लेषण में भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर से जरूर देख लीजिएगा। सर्कुलर इकोनॉमी का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी कच्चा पदार्थ है उसको डिजाइन करा जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर वो बाजार में वितरित करा जाता है, उसका यूज होता है। यूज होने के बाद वापस से उस पदार्थ को कलेक्ट करना और उसको रिसाइकिल करना, तो ये चक्रीय अर्थव्यवस्था का भाग होता है। तो लिखा हुआ है उत्पादों का नियोजित अप्रचलन। इसका मतलब होता है कि जानबूझ के कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाती है कि दोबारा उसको यूज ना कर पाए। तो जब दोबारा उसको यूज नहीं कर पाएंगे तो ये चक्रीय अर्थव्यवस्था का भाग नहीं रहेगा। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, इसका मतलब यह होता है कि जो भी निर्माता है, यानी कि जो इस एक्स वस्तु को बनाता है,
उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब एक्स का जो यूज है वो कंज्यूमर खत्म कर दे तो उसका बचा हुआ जो भी गार्बेज है उसको अपने पास वापस बुलाए। ये उसका उत्तरदायित्व है, यानी कि जो भी निर्माता है उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कंपनी के बने प्रोडक्ट को जब उसको कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है तो उसका जो भी गार्बेज बचता है उसको वापस बुला के उसको रिसाइकल करें। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध, सिंगल यूज प्लास्टिक पे अगर प्रतिबंध लगाया गया तो ये भी एक सर्कुलर इकोनॉमी है। भाई आपने एक बार प्लास्टिक यूज करी, अगर वो दोबारा यूज करने लायक ही नहीं रही तो ये सर्कुलर कहां रह जाएगा। तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो हमारे सेकंड और थर्ड दो उदाहरण एकदम सही है, तो बेस्ट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त लॉजिस्टिक नोड के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। इस तरह के नोड भारतीय सेना की सभी 3 सेवाओं, सेना, यहां पर सेना का मतलब है थल सेना से, नौसेना और वायुसेना की रसद आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभी हमारे पास 3 ऐसे नोड हैं जो परिचालन में यानी कि ऑपरेशंस में है। ज्वाइंट ऑपरेशन डिवीजन ऐसे नोड्स की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। इसमें आपको कथन की पहचान करनी है। अब देखिए यहां पर जो ये ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड होता है ना, जिसको JLN शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो बेसिकली इसका निर्माण इसीलिए करा गया था कि जब भी युद्ध जैसी स्थिति आती है तो उस केस में तीनों सेनाओं के बीच में एक सामंजस्य बिठाना। इसके साथ साथ यहां पर इसके नाम में ही लॉजिस्टिक शब्द है, तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि किसी चीज का परिचालन करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें आता है गोला बारूद जिसकी जरूरत होती है सेना को, इसके अलावा राशन, ईंधन की आवश्यकता, या फिर कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं उनकी आवश्यकता, प्लस यहां पर क्लॉथ होते हैं इनकी आवश्यकता। तो इससे क्या होता है, ये जो संसाधन होते हैं इसका उचित उपयोग होता है, प्लस तीनों सेनाओं के बीच में एक कोलैबोरेशन के साथ हम लोग एक्शन प्लान कर सकते हैं। अभी तक यहां बात करी जाए तो मुंबई के अंदर, पोर्ट ब्लेयर के अंदर और गुवाहाटी के अंदर 3 यहां पर JLN की स्थापना हो चुकी है। ज्वाइंट ऑपरेशंस डिवीजन होते हैं वो ऐसे नोड की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहां पर तीनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब ये न्यूज इसलिए आई है क्योंकि एडिशनल ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड यहां पर ये डिमांड करी जाती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। 2012 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, ये किसका प्रतीक है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखते ही आपने अगर बुद्धिज्म पढ़ा है तो आप इसको कर लोगे। भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या होता है कि जैसे गौतम बुद्ध का जो दाहिना हाथ है, ठीक है, तो दाहिने हाथ की जो उंगली होती है वो जमीन को छूते हुए दिखाई जाती है, और प्लस जो बायां हाथ है वो उनकी गोद में रखा रहता है। इस चीज का प्रतीक होता है कि बुद्ध को जो ज्ञानोदय हुआ उस क्षण को वो प्रदर्शित करता है, प्लस वो जमीन को जो स्पर्श करने वाली चीज है, इससे क्या है कि पृथ्वी उनके ज्ञानोदय की साक्षी का प्रतीक है। तो अगर इस ऑप्शंस को आप ध्यान में देखोगे तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध ने धरती का आवाहन किया। यहां पे मारा जो है वो एक दानव को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज के तथ्य पे नजर डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, जिसे ERSO बोला जाता है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ERSO पर प्रायोगिक परियोजना जो है उसको शुरू करा है। इनका लक्ष्य है 5 वर्ष के अंदर अंदर क्या करना है, इसका राजस्व, अकेले इस चीज का राजस्व $20 बिलियन होने की संभावना है। अब देखिए इसको नाम से थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो उत्पाद होते हैं ना, उनके रिपेयर का भारत को क्या करना है, हब बनना है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं, आप देखोगे चाइना के केस में बात करें तो हर एक मल्टीनेशनल कंपनी का वहां पर सर्विस सेंटर होता है। तो वो लोग क्या है कि वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी सर्विस करता है चाइना, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं तो उनकी उसमें कुछ मरम्मत का कार्य करना है, कुछ चिप्स वगैरह लगानी है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। तो वही काम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने बोला है कि अब हम भारत में भी जो है इसको स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं, भारत में ऑलरेडी चल रहा है, बट इसको और बड़े लेवल पर स्टार्ट करना है। और इससे क्या है कि आने वाले 5 वर्षों में टारगेट बनाया गया है कि $20 बिलियन का रेवेन्यू यहां से केवल इस चीज के लिए जनरेट करना है। भारत को देखिए लिखा हुआ है कि दुनिया की मरम्मत राजधानी बनाना है। अब इस चीज को लेके अब ये भी चिंताएं होती हैं कि भाई देखो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, अब उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते होंगे, बहुत सारी प्लास्टिक्स होती होंगी जो नष्ट नहीं हो सकती हैं, तो जाहिर सी बात है पर्यावरण को लेके भी एक खतरा बना रहता है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ यहां पर आप देखोगे जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का भी समावेश करा गया है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड का भी, विदेशी व्यापार महानिदेशालय का भी। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग यहां पर एक साथ बैठ के इस प्रोसेस को
सही से एनालाइज करेंगे कि ये जो चीज हमको करनी है ना, उसको करने का सही ढंग क्या होना चाहिए, जिससे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड हैंड या फिर जो भी खराब प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं जिनको रिपेयर करना है, ठीक है, तो उनसे भारत के पर्यावरण को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। प्लस यहां पर जो उद्योग है उसको स्टैब्लिश करना है, रोजगार को बढ़ाना है और हमारे रेवेन्यू को जनरेट करना है। चलिए, आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं और दोनों ही प्रश्न आज के द हिंदू में मैंने आपको पढ़ाए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कोटपा एक्ट क्या है, इसके बारे में कमेंट करिए। और दूसरा एक संगठन है जिसको CEPI नाम दिया जाता है। एक हिंट आपको देता हूं, ये वैक्सीन से संबंधित एक संगठन है। मेरे को कमेंट करके बताइए इसमें कौन कौन सदस्य हैं और ये क्या काम करता है। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सत्र में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आज से ही अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर दीजिए। 2024 का जो आपका टारगेट है, बिल्कुल भी लापरवाही करे बिना पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है, कोई भी दुविधा है स्ट्रेटजी से संबंधित, टाइम टेबल संबंधित, आप कमेंट करके उसका उत्तर पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।